पीपीएफ कहां निवेश करना रहेगा आपके लिए बेहतर, और महंगाई के दौर में कितना बड़ा होना चाहिए आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस, ये तमाम बातें जानेंगे हम आज के हमारे शो में। इस शो में हमारे साथ है फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश, साथ ही फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण वाजपेयी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और सबसे पहले अब मैं आपसे शुरुआत करती हूँ प्रतिभा, तो मुझे एक बात बताइए कि अब क्योंकि हर किसी के पास ये छूट है कि वो चाहे तो अपने जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन अब तक चला आ रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ 15,000 पर मंथ बेसिक सैलरी का 12% ही अनिवार्य रह गया है, तो उसके आगे अगर उसको नहीं वॉलेंट्री वहां पर देना है, मतलब वॉलेंट्री पीएफ नहीं देना है, तो वो अपना पैसा टेक होम सैलरी में बढ़ा सकता है। क्या ऐसे में आपको लगता है कि वाकई में लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग अपने आप बिगड़ गई है? खास करके मैं उन एम्प्लॉयज की बात कर रही हूं जिनका धीमे धीमे ही सही लेकिन एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस पीएफ की वजह से बनता जाता है। मैं तो मानती हूँ कि ईपीएफ जो है वो एक सीक्रेट सैंटा जैसा है। वो उसको आप जितना योगदान आज दोगे वो आपको सीक्रेटली अपने फ्यूचर सेल्फ को गिफ्ट देता रहता है कि आगे जाके आप सम्मान से जिए, इसके लिए गिफ्ट देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास चॉइस है। देखिए, ये कंपलसरी है कंपनी के लिए कि वो 15,000 रुपए पे 12% ही कटे, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो जितना भी बेसिक और डीए है उसका 12% एम्प्लॉय का भी कटता है और एम्प्लॉयर का भी कटता है। जब ये होता है तो बहुत एक अच्छा हिस्सा, एक तिहाई से लेकर एक चौथाई, जितना भी मतलब मोस्ट एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट का जो कॉर्पस की जरूरत है वो सिर्फ ईपीएफ से बन जाता है। और इसकी हमें खबर भी नहीं रहती है कि हमारा ही पैसा है, क्योंकि हमारे बैंक में नहीं आया, हम ध्यान ही नहीं देते। तो मेरा मानना है कि ईपीएफ को सीरियसली लेना चाहिए सबको। और सिर्फ वो रेगुलेशन के हिसाब से 1,800 रुपए करने से कोई मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिटायरमेंट पे। रिटायरमेंट एक हकीकत है, सबके साथ होने वाला है। जब है तो आप ईपीएफ की तरफ अगर 12% कंट्रीब्यूशन है तो आप जरूर कीजिए। टैक्स का प्लानिंग भी हम आगे जाके शायद बात करेंगे, इसको भी याद रखते हुए आपको पूरा एक अच्छा रकम ईपीएफ में जमा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रॉब्लम मेरा ये मानना है, मैंने आमतौर पर ये देखा है लोगों को करते हुए, या शायद मैं भी ऐसा करती होंगी कि और चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसका पोर्टफोलियो निकाल के रोज देखना है, रोज चेक करना है। स्टॉक्स में लगाया तो वो कहाँ जा रहा है, म्यूचुअल फंड में लगाया तो उसमें कितना हो रहा है, लेकिन पीएफ के पैसे को याद करना पड़ता है। अच्छा, पीएफ भी तो कटता है मेरा, और फिर कभी किसी दिन जाकर पीएफ अपना चेक किया और ये पता कि अच्छा इतना पैसा पीएफ में है। ये जो अब तक की मेंटालिटी थी, इसने काफी हेल्प किया था साइलेंटली एक अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट करने में। वो आपको लगता भले छोटा सा है लेकिन वो काफी अच्छा आपके रिटायरमेंट तक हो जाता है। क्या आपको लगता है कि उसको थोड़ा सा डैमेज पहुंचेगा ये ईपीएफओ 3.0 के बाद? जी स्मिता, कई बार क्या होता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस शायद अच्छी होती हैं। सो ये उन्हीं में से था। एक पैसिव तरीके से हम लोग जब आपकी सैलरी आती है तो जो 12% का कंट्रीब्यूशन कट जाता है, तो वो हम जब आप एम्प्लॉयमेंट की अपनी शुरुआत करते हैं, जो आपके एम्प्लॉयर हैं और जितने लोग काम करते हैं, आप ऑलरेडी उस माइंड सेट में होते हैं कि इतना तो हमें डिडक्ट होके ही आप अपनी टेक होम को मानते हैं। अब जहाँ पे हमें चॉइस मिल जाती है कि हम उस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं और अपना टेक होम बढ़ा सकते हैं, और ऐसे एक वातावरण में स्मिता जहाँ पे इतना टेम्पटेशन है, इतना ज्यादा मेरे ख्याल से हर का खर्चा, एक जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं वो बहुत अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डैम्पन कर सकता है और थोड़ा सा एक टेंडेंसी ला सकता है कि आप अपनी जितनी स्टिपुलेटेड आइडियली जैसे पहले होती थी कंट्रीब्यूशन, जो हम देख रहे हैं डेकेड से चली आती थी, एक सिस्टम चला आता था, उसको ये थोड़ा सा हिला सकता है। एक तरीके से देखिए तो फ्रीडम अच्छी बात भी है क्योंकि आपको चॉइस मिल रही है, तो आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत लोग अपनी जब निवेश की शुरुआत करते हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत करते हैं, तब निवेश की तरफ उतना सीरियस नहीं होते हैं, एंड बाय द टाइम वो सीरियस होते हैं कई बार थोड़ा लेट हो चुका होता है। आप 35-40 तक जब रियलाइज करते हैं, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका था कि आप पैसिवली शुरुआत से अपना एक छोटा सा कॉर्पस आपका बढ़ता चला जाता है। एंड स्मिता, ऑनेस्टली अगर हम रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एक रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से उसको सिर्फ
फाइनलाइज करें तो भी 8.25% या अगर हम एक 8%, क्योंकि कभी थोड़ा घटता बढ़ता रहा है, हम 8% भी अगर इसको लेके चले एट एन एवरेज, 8% की कंपाउंडिंग जो आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स दे सकती है, आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो मेरी तो डेफिनेटली गुजारिश होगी कि जहां पे भी पॉसिबल है वहां पे मेरे ख्याल से अपने ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन को जितना आप मजबूत रख सकते हैं रखें, और ऑब्वियसली अपनी टैक्सेशन को मैक्सिमाइज जितना आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि टैक्सेस भी आप पे बहुत ना पड़े, उसी तरीके से आप अपने एम्प्लॉयर के साथ भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं अंडर दीज न्यू रूल्स। तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, बट आई फील कि ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन को, जैसे अभी प्रतिभा ने भी बोला, इसको हल्के में ना लीजिए आप जरूर। बहुत ही अच्छा और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, इसको जरूर आप सीरियसली लें और कंट्रीब्यूट करते रहें। तो यही बात लगातार जो आप समझाने की कोशिश कर रही हैं, वही हमने प्रतिभा को भी समझाते हुए देखा। तो एक बार और प्रतिभा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जब आपकी मनमर्जी के मुताबिक हो चुका है, अगर 1800 से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर टेक होम सैलरी लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर रिटायरमेंट कॉर्पस जैसे साइलेंटली बढ़ता जा रहा था, आपके हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? आई थिंक अगर कोई मेरे से ये क्वेश्चन पूछेगा स्मिता, तो मैं ये पूछूंगी उनसे कि आपको आज आम खाना है कि आम का पेट डालना है। अगर आप आम का पेट डालोगे तो उस पर मेहनत बहुत करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, लेकिन कुछ साल बाद, साल दर साल आपको बहुत अच्छा मीठा आम मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सिर्फ आज के बारे में ना सोचते हुए, जैसे मैंने बताया, आज तक हम सैलरीड एम्प्लॉयज को देखते हैं जिनका 12% ऑफ बेसिक और डीए जो 15,000 से कहीं ज्यादा है, उतना उनका भी कटता है और एम्प्लॉयर का भी कटता है। तो बहुत अच्छा एक बड़ा सा रकम बन जाता है जब हम बताते हैं कि आपको इतने पैसे चाहिए रिटायरमेंट के लिए, लेकिन चिंता ना करें, इसका बहुत बड़ा हिस्सा आपके ईपीएफ से आने वाला है। तो वो स्माइल, वो हैप्पीनेस, वो रिलीफ, वो सच है। तो ये जो अभी से सोचना शुरू करेंगे कि चलो आज की तारीख में टेक होम को बढ़ाते हैं, लाइफस्टाइल को बढ़ाते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा जो कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया इतने साल तक। तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा बैलेंस रखना जरूरी है कि आज की तारीख में आज आप अच्छा लाइफस्टाइल जिए, लेकिन कल का भी सोचे, क्योंकि कल आप जितना जल्दी सोच रहे हैं ना, उससे भी जल्दी आ जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक होम नहीं बढ़ाना चाहिए और ईपीएफ रखना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पैसा है। ये सोचो ही मत कि मेरा पैसा है, ये मेरे फ्यूचर सेल्फ का पैसा है। ये एक फ्रेमिंग जो है वो बहुत हेल्प करता है रिटायरमेंट को कंफर्टेबल और रिस्पेक्टेबल बनाने में। अब जब हम बार बार रिटायरमेंट कॉर्पस, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन सब की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के जहन में ये सवाल आता है प्रवीण कि ये कॉर्पस कितना होना चाहिए? क्या इतना सफिशिएंट होता है जितना हमने पीएफ में अपने इकट्ठा कर लिया होता है, या फिर कहीं और भी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है? लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँ कि किसी को मान लीजिए अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत एक कॉर्पस डिसाइड करना है कि मुझे ये गोल तो चाहिए रिटायरमेंट के बाद, तो वो अमाउंट आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? जी, ऑफ कोर्स केस टू केस में था, ये मैथमेटिक्स जो है ये चेंज हो जाती है। पर अगर हम एक उदाहरण ले लें, मान लीजिए आज कोई 26 साल के व्यक्ति हैं और वो 60 साल तक काम करने वाले हैं, और आज उनका महीने का खर्चा अबाउट 75,000 अ मंथ है, और 90 साल की उनकी जिंदगी होगी, यानी कि 30 इयर्स इन रिटायरमेंट, और 6% की इन्फ्लेशन और 12% का हम ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम, जब उनका वर्क लाइफ है उसमें अगर हम 12% का रिटर्न निकालें, तो जब तक ये 26 साल के व्यक्ति 60 साल के होंगे, उनका जो महीने का खर्चा है जो अभी सिर्फ 75,000 इसमें था, ये बढ़कर ऑलमोस्ट 5.5 लाख अ मंथ हो जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आई थिंक हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड हमारे खर्चे को बढ़ाती है। और शायद आज एक 26 ईयर ओल्ड को ये समझना मुश्किल होगा कि 60 साल पे एक्चुअली में वो 5.5 लाख महीने का खर्च रहे होंगे, जिसके लिए उनका एक बहुत ही बड़ा फिगर निकल के आता है जो उनको चाहिए होगा रिटायरमेंट के लिए, जो ऑलमोस्ट 19 करोड़ बनता है। ऑफ कोर्स ये सुनने में बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। तो यहाँ पे आपकी ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन के बियॉन्ड डेफिनेटली आपको कुछ मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स एंड एनपीएस भी यूज किया जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम स्मिता, अगर हम एक और उदाहरण ले लें थोड़ा सा जो क्लोजर टू रिटायरमेंट है, मान लीजिए अभी कोई हम 46 ईयर ओल्ड ले लें जिनको निवेश करने की जरूरत है, एंड वो भी 60 पे रिटायर होने वाले हों, उनको करीबन एक 6 करोड़ के कॉर्पस की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए उनको 1.4 लाख अ मंथ इन्वेस्ट करना है आज के टाइम पे। अगर हम एक रफ कैलकुलेशंस करके चले, तो जो आपका फाइनल ईयर ऑफ रिटायरमेंट होता है, तब जितना आपका खर्चा होता है साल का,
उसका ऑलमोस्ट 20 to 30 टाइम्स आपको बेसिकली कॉर्पस चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट ईयर्स कहाँ पे और कैसे निवेश करेंगे, बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स इसमें जुड़ते हैं। सो डेफिनेटली जो ओवरऑल रिटायरमेंट प्लानिंग है, इसकी शुरुआत शुरू से ही होनी चाहिए। और ईपीएफ अकेले हमने जितने केसेस देखते हैं, हम इतने लोगों से बात करते हैं और उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, ईपीएफ अकेले स्मिता यूजुअली इनफ नहीं होता है। हमें बियॉन्ड ईपीएफ भी ऑप्शंस चाहिए होते हैं, और जो आपको एनपीएस एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा मिल सकते हैं। सो एक क्यूमुलेटिव आपको सेगमेंट चाहिए जहां आपके पास फिक्स्ड इनकम रिटर्न भी आ रहा है, आपके पास मार्केट रिटर्न भी आ रहा है। एंड क्योंकि 8.5% जो ईपीएफ है, उसके कंपैरिजन में मार्केट्स हम मान के चलते हैं 12% तक दे सकती हैं, तो जो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है वो थोड़ा सा घटा भी देती है मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स। बट ये एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए डिफरेंट एसेट क्लासेस का जो आप यूज करते हैं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। एंड इसीलिए इस चीज की प्लानिंग जो है, जितनी आप शुरुआत से कर ले उतना अच्छा है। एंड इन नंबर्स में, जैसे प्रतिभा ने बोला, ईपीएफ बहुत बड़ा योगदान रखता है, बट उसके बियॉन्ड भी हमें थोड़ा देखने की जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल। अब ईपीएफ रिटायरमेंट के लिए अगर सिर्फ ईपीएफ में निवेश रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं है प्रतिभा, तो फिर जो अदर ऑप्शन जिनकी बात अभी प्रवीण भी कह रही थी, उन अदर ऑप्शंस में और क्या ऐसी चीजें हैं जो ईपीएफ नहीं दे पाता है, और कौन कौन से हैं वो ऑप्शंस? मतलब ये पहले समझना जरूरी है कि हम खाते भी है ना, तो थाली में खाते हैं, सिर्फ कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो साइड डिश, हम चपाती जरूर खाते हैं। तो डेट ऐसे ही है, एक बेस होना चाहिए जो सेफ हो। और ईपीएफ जो है वो डेट एलोकेशन होता है बहुत सारे लोगों का। इससे दो फायदा होता है कि अगर आपने डेट में, प्योर डेट में इन्वेस्ट किया, तो आप रिटर्न देखते हो और निराश हो जाते हो। आपको लगता है कि इक्विटी इतना अच्छा दे सकता है, तो मैं डेट में क्यों ना इक्विटी में चले जाऊं। और इक्विटी में जाते हो, अच्छा रिटर्न्स मिलता है, तो आप निकाल देते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों का एक मिश्रण चाहिए। तो ईपीएफ के अलावा डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स चाहिए। म्यूचुअल फंड्स एक बेस प्रोडक्ट हो गया है इक्विटी एक्सपोजर के लिए। तो अगर हमने डिसाइड किया है कि आपको इक्विटी डेट का रेशो होगा 65-35, तो 65% आपका जो पैसा है वो तो म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। और अगर आपका ईपीएफ काफी नहीं है, तो थोड़ा बहुत डेट भी होना चाहिए। इसके अलावा ये इक्विटी के लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड है नहीं, बिल्कुल नहीं, एनपीएस भी है। एनपीएस में भी अगर आप एनपीएस चुन रहे हो रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि काफी लंबा समय अवधि मोस्ट पीपल के पास रहता है, इवन इफ यू 45, 8-10 साल तो रहता ही है रिटायरमेंट के लिए। तो उनके लिए भी एनपीएस चुनते वक्त भी पूरा जितना मैक्सिमम इक्विटी में हो सके उतना होना चाहिए। जब आपका ईपीएफ, आप अच्छी मात्रा में ईपीएफ में कर रहे हो, तो एक अच्छा स्वाद मिलता है। ईपीएफ भी रखो, म्यूचुअल फंड्स भी रहे और एनपीएस भी रहे। और जिनको डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है उनके लिए तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि पीपीएफ भी उनके लिए अच्छा है। पीपीएफ क्योंकि आपको विड्रॉ करने नहीं देता, कभी कभी रिस्ट्रिक्शन जैसे आपने बताया बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का एक मिश्रण बनाए तो डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है, और रिटर्न्स भी अच्छे समय में इक्विटी आपको आगे लेके जाएगा। और जब मार्केट्स गिरता है तो आपका ईपीएफ तो है ही, पीपीएफ है, आपको थोड़ा बैलेंस बना के रहेगा। अब अगर प्रवीण मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि ईपीएफ वर्सेस एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड, इन तीनों में से किसी को एक चुनना हो, तो आप सजेशन देंगे एक चुनने का? मैं प्रतिभा का एग्जाम्पल चुनूंगी स्मिता, दैट बैलेंस डाइट जो है वो बहुत जरूरी है, और हम सिर्फ वाइटामिन मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन में से एक चीज नहीं चुन सकते। आई थिंक एक बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है कि सारे एसेट क्लासेस का मिश्रण हो, बट एट द सेम टाइम स्मिता, केस टू केस, जिसकी जितनी रिस्क एपिटाइट है, जितना उनका होराइजन है आगे, या उनकी क्या कंपल्शंस हैं, उस हिसाब से इन सारे प्रोडक्ट्स में जो परसेंटेज आप डाल रहे हैं उसमें डेफिनेटली बदलाव होगा। जो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो शायद अपना ईपीएफ या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स को थोड़ा हल्का रख के अपने मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। चाहिए आपको सब कुछ, ऐसा कोई नहीं है जिसको हम ये बोलेंगे कि आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप ईपीएफ या पीपीएफ को बिल्कुल भूल जाएं। आपकी थाली में सब कुछ होना चाहिए, बट जो परसेंटेज है वो आपके खुद के रिस्क एपिटाइट और आपके कंफर्ट लेवल पे, आपके होराइजन पे डेफिनेटली डिपेंडेंट है। बट स्मिता, एट द सेम टाइम रिटायरमेंट इतना लंबा होते जा रहा है कि अगर आप 55-60 से लेके आज आप 85-90 तक का लाइफ स्पैन भी लेके चले, 30-35 ईयर्स इन रिटायरमेंट के लिए सिर्फ फिक्स्ड इनकम से आपका काम नहीं चल सकता।
तो ये तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी दैट इवन ड्यूरिंग रिटायरमेंट एक्चुअली आपको इक्विटी एक्सपोजर की जरूरत है। बट अगर आप थोड़ा सा इस चीज को अंडर गाइडेंस करें तो और ज्यादा होगा, बेहतर होगा। बट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स आई थिंक वही की है जो असली मेरे ख्याल से तरीका है अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस को बिल्ड करने का एंड रिटायरमेंट को भी मैनेज करने का। वो डेफिनेटली एलोकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस है। और बहुत एक लंबा टाइम रिटायरमेंट के बाद लोग बिताते हैं और वो इस बात को समझ नहीं पाते कि तब उनकी अर्निंग कुछ नहीं होती। लेकिन थोड़ी सी दूरदर्शिता अगर आप बनाएं तो फिर इन सारी चीज़ों से आपको एक अच्छी खासी अर्निंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते तो आप एसडब्ल्यू पे से एक नियमित आय भी निकाल सकते हो। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, ईपीएफओ ने अगर अपने अंदर बदलाव किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को अपग्रेड ना करें। रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर अब तक आपने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग में कोई गलती की है तो आपको कैसे उन गलतियों को नहीं दोहराना है और उन गलतियों से बचना है। जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रिटायरमेंट प्लानिंग को आपको क्यों करना चाहिए अपग्रेड, इसी पर कर रहे हैं हम बातचीत। हमारे साथ प्रतिभा गिरीश और प्रवलीन इस वक्त मौजूद हैं। प्रतिभा, मैं आपके पास आती हूँ। जितने भी हमने लॉक इन वाले प्रोडक्ट देखे हैं, चाहे वो ईपीएफओ हों चाहे वो एनपीएस हों, क्योंकि इनमें लॉक इन है, क्योंकि इनमें आप पैसे नहीं निकाल सकते, एक रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए, तो हमने देखा है कि लोग बड़े आसानी से इसमें इन्वेस्टेड रहते भी हैं। क्या आपको लगता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है ईपीएफओ या फिर एनपीएस, और लगातार जो हम बदलाव देख भी रहे हैं हर स्टेज पर, वो इसी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हो रहे हैं, ताकि जितना फ्लेक्सिबल होगा लोगों के लिए निवेश करना उतना ही आसान होगा। उनको रिटर्न से मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है कि कितना फ्लेक्सिबल उनको लोगों के लिए उसको बनाना है। क्या आपको लगता है कि ये यहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, लोगों के रिटायरमेंट कॉर्पस में थोड़ी बहुत गड़बड़ी शुरू हो जाएगी होना? एब्सोल्युटली करेक्ट आपने बोला कि जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है तो हम कभी उसको उस प्रोडक्ट को देखते भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने घर खरीदा, आप रोज थोड़ी ना देखते हो कि आज मेरा घर का प्राइस घटा कि ज्यादा हुआ, तो ये पता भी नहीं चलता हमको, वो साइलेंटली करता रहता है। कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसा प्रोडक्ट्स भी रहना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में जहां पे आप चाहे तो भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत सारे हमने देखे हैं ऐसे इन्वेस्टर्स जो सोचते तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते वक्त, लेकिन अचानक उनका मन बदल जाता है। उनको लगता है चलो रिटायरमेंट तो बहुत समय है, हमको 10-15 साल है, कुछ ना कुछ करके हो ही जाएगा, अभी हम बड़ा घर ले लेते हैं या फिर बड़ा हॉलीडे में चले जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिसिप्लिन्ड भी रहते हैं इन्वेस्टर्स, जो एक कंपनी को छोड़ के बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आज की तारीख में, ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स को हम देखते हैं, तो बहुत बढ़िया सा एक कॉर्पस बना लिया उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने छोड़ दिया तो विड्रॉ करने में उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमें भी लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन जब आपका पैसा आपको मिल ही नहीं सकता, इतना पेपर वर्क है तो मुश्किल है। उसको उन्होंने निकाल दिया, ये बहुत
अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे ऊपर है ना कि हम कंस्ट्रक्टिवली यूज करें कि हमें कन्वीनियंट लग रहा है, डेट तो चाहिए ही चाहिए। 8.25% इज नॉट बैड, लॉन्ग टर्म में हमें पता भी नहीं चलेगा, उसको यूज करें। या फिर हम ये सोचें कि चलो ये कन्वीनियंट हो गया, आज हम निकाल लेते हैं, कल का कल दिखेंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि कल आप देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंटली, आप जब एक वजह से आप निकाल देते हो क्योंकि आपको कन्वीनियंस मिला, दूसरी वजह से आप निकालोगे क्योंकि आपको लगता है, हाल ही में लोगों को लगता था कि इक्विटी में तो 12-14% मिलता है, मैं क्यों 8.25 में रखूं, मैं निकाल देता हूं, मैं रिटायरमेंट तक जरूर रखूंगा। लेकिन निकालने के बाद भूल जाते हैं और किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस रखें। वो आपको कन्वीनियंस दिया है, ये आप सोच के चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी मत सोचिए कि निकाल सकते हैं और कोई और गोल के लिए यूज कर लेंगे। बिल्कुल सही बात ये कही। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा होता ही नहीं है, निकालने के बाद आप कहीं और उसको खर्च कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस पैसे के लिए तो अभी और भी बहुत सारा समय मेरे पास बचा है, जब मैं इतने पैसे इकट्ठा कर लूंगा। इसलिए प्रबलीन, अभी तक जितने भी लोग इस तरीके की सोच रखते आ रहे हैं या एक रिस्ट्रिक्शन से घबराकर उनको लगता है क्यों ना मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूं, इसमें भी आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि अपने एज के अकॉर्डिंग इक्विटी और डेट का एलोकेशन करें। वो भी हम लोगों को ज्यादातर फॉलो करते हुए नहीं देखते। उन्हें लगता है क्यों ना मैं इक्विटी में ही पैसे लगाऊं, डेट में इतना ज्यादा डालकर क्या फायदा। इन सब बातों को देखते हुए अगर अब तक अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को लेकर लोग गलतियों पर गलतियां करते आ रहे थे, तो उन्हें कौन सी गलतियां अब नहीं करनी चाहिए प्रबलीन? सो आई थिंक सबसे पहले स्मिता कि हम किसी एस्टिमेट्स या गेसेस पे ना चलें। बहुत ज़रूरी है, जब हम लोग कभी किसी से बात करते हैं और पूछते हैं क्योंकि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो आपके महीने का खर्च कितना है, तो हमें कई बार रैंडम नंबर्स मिलते हैं। तो आई थिंक एक एस्टिमेट सबसे पहले होना कि आपका एक्चुअली घर का खर्चा कितना है और आप कितना, अगर आज आपको रिटायर होना पड़े तो आपको कितना चाहिए होगा आज की तारीख में महीने का, एक वो फिगर पहले आप कैलकुलेट करिए। एंड एक अपनी प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग करिए कि आप कितने साल में रिटायर हो रहे हैं, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और किस तरीके से आपका पैसा निवेश होगा। जब आपको उस चीज की थोड़ी जानकारी हो गई, देन ओनली स्मिता कम्स द नेक्स्ट स्टेप कि हमें कितना निवेश करने की जरूरत है। और अभी हाल ही में हमारी, जैसे मेरी आई थिंक लास्ट 2 वीक्स में 2-3 लोगों से बात हुई है हु आर इन देयर 50s और जिनने 58 या 60 पे रिटायर होना है। एंड अच्छा लाइफस्टाइल है, बच्चों पे भी खर्च रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इतने सालों के बाद भी एक कॉन्क्रीट रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं बना पाए हैं। मेरे ख्याल से जो रिटायरमेंट कॉर्पस है स्मिता, उसको ना डेडिकेटेड रिटायरमेंट के लिए रखना बहुत जरूरी है कि आप ना छेड़ें। तो शुरू से आप अपनी गोल प्लानिंग ऐसे करें कि बच्चे का कॉर्पस बिल्कुल अलग, आपकी रिटायरमेंट का कॉर्पस अलग, उसको डेफिनेटली आप रिव्यू करके चेक करिए। एंड हमें माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं पढ़ना है स्मिता। जैसे हम लोग कई बार छोटी चीजों में पड़ जाते हैं कि अरे इसकी स्कीम ने बेटर रिटर्न दिया, मेरी स्कीम ने नहीं दिया, या मैं 2 फ्लेक्सी कैप्स में कौन सा चुनूं। जबकि एट अ मैक्रो लेवल अगर हम देखें तो हमारी खुद की एसेट एलोकेशन ही बिगड़ी होती है कि हमारा फिक्स्ड इनकम और इक्विटी में कितना पैसा जाना चाहिए। रिटर्न कोई ना कोई स्कीम आपको 1-आधा% आगे पीछे ठीक देगी, पर आपका जो परसेंटेज एलोकेशन जा रहा है टुवर्ड्स लेट्स से एन इक्विटी स्कीम, वो सही होना चाहिए। और जो अब निवेश करने वाले हैं उनके लिए जितनी जल्दी आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं अच्छा है। और जो रिटायरमेंट के करीब हैं, जो 40s और 50s में हैं स्मिता, जिनके पास कम टाइम है कंपाउंडिंग के लिए, मेरे ख्याल से प्लीज एक हाइजीन चेक करवाइए, आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग डेफिनेटली करवाइए और चेक करिए हाउ मच डू यू नीड टू इन्वेस्ट। और ईपीएफ मेरे ख्याल से उसमें एक बहुत मजबूत कड़ी है, तो उस पे आज के आप अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए अपनी फ्यूचर जो सेविंग्स हैं उस पे आप कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। जितना मेरे ख्याल से आप डाल रहे हैं ईपीएफ में जरूर डालिए, उसके साथ साथ उसको मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स के साथ जरूर जोड़ें। एंड मेरे ख्याल से फ्यूचर के खर्चे को आप अंडर एस्टिमेट मत करें, वो भी एक बहुत बड़ी गलती है स्मिता जो लोग करते हैं, इन्फ्लेशन को नजरअंदाज करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको लेके अभी मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स अगर यहाँ से चलें, 1% अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ बढ़ें तो, और थोड़ा थोड़ा देर पे डेफिनेटली गाइडेंस लें, तो आई थिंक वो एक बेटर पोजीशन में हो सकते हैं फॉर हिज फ्यूचर और हर फ्यूचर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये समझाया, और वो भी क्या दिन थे, ऐसा ना कहना पड़े आपको। इसलिए बहुत अच्छे दिन आएंगे ऐसा सोच के, जो कंट्रीब्यूशन आपका चल रहा है ईपीएफओ में, जैसा मुझे आप दोनों की बातों से लगा, वैसे लोगों को चलते रहना चाहिए। भले नियोक्ता की तरफ से उतना ही हो जितना एक सीमा तय की गई है, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से वीपीएफ को जैसे आप चला रहे थे वैसे चलते रहने दीजिए, तो धीरे धीरे एक अच्छा खासा कॉर्पस लोगों का बन जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों ने लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग करवाई और उन्हें रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बताया भी कि कितना जरूरी है अभी से उनको जाग जाना और
अच्छी तरीके से अपनी प्लानिंग कर लेना। थैंक यू सो मच प्रतिभा हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच प्रबलिन हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।